आइए शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकारों की। फंडामेंटल राइट क्या है उनके बारे में समझते हैं। संविधान सभा की किस समिति के द्वारा मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग की गई थी, और उन प्रश्नों को भी समझेंगे जब मार्शल लॉ के बारे में पूछा जाता है। अब यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राज्य की परिभाषा किस मौलिक अधिकार में है, मार्शल लॉ की परिभाषा किस मौलिक अधिकार में है। तो बिल्कुल शुरुआत से जो है मौलिक अधिकारों के बारे में समझते हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज निकालिए, कोई भी प्रैक्टिस पेपर आप निकालिए, मौलिक अधिकारों से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं? तो सबसे पहली बात, आप जो साधारण पर्सन हैं जानते होंगे कि मौलिक अधिकारों के बारे में कि संविधान का भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। ये आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। भाग 3 को ही, जहां मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। देखिए बहुत बार जो है परीक्षा में पूछ लेता है कि हाँ मैग्ना कार्टा आखिर क्या है। तो ब्रिटेन में जारी होने वाला एक सुविधा पत्र था। लगभग 1200 ईस्वी के लगभग एक पत्र जारी होता था राजा रानी के द्वारा, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था, जिसमें जनता की सुख सुविधाओं का उल्लेख होता था। तो ऐसा ही एक सुविधा पत्र भारत के नागरिकों के लिए है और उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या वो है आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो ध्यान रखिए मैग्ना कार्टा क्या था? ब्रिटेन में जारी होने वाला एक सुविधा पत्र, और लगभग 1215 ईस्वी के लगभग, ठीक है, जिसमें जनता की सुख सुविधा का उल्लेख था। तो यहाँ पे भी जनता की सुख सुविधाओं का उल्लेख मौलिक अधिकारों में किया गया है, इसलिए उसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अब ये समझते हैं कि मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग जो है कब की गई थी? अंग्रेजी शासन के समय, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिए नेहरू रिपोर्ट 1928। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों की मांग किस रिपोर्ट में या किस अधिवेशन में की गई थी। यदि रिपोर्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, और कराची अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। यदि रिपोर्ट पूछ जाए तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में, और कराची अधिवेशन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और जब संविधान सभा में समितियां बनाई गई तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और इसी अधिवेशन से पहले एक नेहरू रिपोर्ट जो है जारी हुई थी 1928 में, वहां पर भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो ये जो प्रश्न है आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। अब अमेरिका के संविधान से जो है ये मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकार आखिर किन किन के लिए हैं। तो ध्यान रखिए भारतीयों के लिए आपके मौलिक अधिकार हैं, और कुछ मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। वो प्रश्न भी जो परीक्षा में पूछा जाएगा, आखिर कौन से मौलिक अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, या मौलिक अधिकारों को सुरक्षा की गारंटी कौन देता है। यदि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन कहलाता है, तो मौलिक अधिकारों को सुरक्षा की गारंटी कौन देता है, तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका है। वो क्या है आपका? न्यायपालिका। और आपने पता भी होगा एक फौजी शासन है और आपातकाल है। केवल इमरजेंसी के समय और फौजी शासन के समय, मार्शल लॉ के समय ही मौलिक अधिकारों का क्या होता है? निलंबन होता है। अब बात करते हैं इनकी कुछ विशेषताओं की। ये न्याय योग्य हैं, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, और संसद इसमें कटौती कर सकती है, या कहें कि मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। देखिए ये जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए आप। ये न्याय योग्य हैं, मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप जो है न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। उसके बाद ये वाद योग्य भी हैं,
इनसे जो है संबंधित कुछ वाद हैं जो न्यायपालिका डिस्क्राइब करता है। उसके बाद संसद इसमें कटौती कर सकती है। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि क्या मौलिक अधिकारों में कटौती हो सकती है या मौलिक अधिकार सीमित हैं, तो ध्यान रखिए मौलिक अधिकारों में कटौती हो सकती है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों का एक सबसे अच्छा पहलू। मूल रूप से संविधान ने 7 मौलिक अधिकार बनाए थे। यदि मूल रूप से प्रश्न पूछा जाए कि मूल रूप से संविधान में कितने जो है मौलिक अधिकार बनाए गए थे, तो मूल रूप से 7 मौलिक अधिकारों को बनाया गया था, जिनमें बात करते हैं समता का अधिकार, समानता का अधिकार। देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। सभी पहलुओं की बात करेंगे। आखिर समानता के अधिकार में क्या अपवाद है उसके बारे में भी समझेंगे। पहले तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक है। देखिए, इन अनुच्छेदों में बहुत अलग विभिन्न बातें आपको पढ़ने की मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा जो है ध्यानपूर्वक समझते रहिए। संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 में था और अनुच्छेद 19F में था। देखिए, ये भी बात नोट करने योग्य है कि संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, मगर वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। तो पहले मौलिक अधिकार जो है वो किस आर्टिकल में था संपत्ति का अधिकार, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 31 में 31 में और अनुच्छेद 19F अनुच्छेद 19 जिसमें वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 में पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। तो 2 जगह संपत्ति के अधिकार का उल्लेख मिलता था, मगर बाद में मोरारजी देसाई की सरकार में 44वां जो संविधान संशोधन होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी सरकार में संपत्ति के मौलिक अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया। तो ध्यान रखिए, मोरारजी देसाई की सरकार में, पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की सरकार में 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978, जिसमें संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया। और संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में कानूनी अधिकार बनाया गया। आखिर क्या प्रावधान थे, तो सभी को एक अलग वीडियो में समझाया गया है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखना कि वर्तमान में भाग 12 में है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। मगर यदि पूछा जाए कि पहले संपत्ति का अधिकार भाग 3 में मौलिक अधिकारों में था और वर्तमान में ये किस भाग में है, तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। भाग 12 में है और अनुच्छेद 300 कै में है, अनुच्छेद 300 कै और भाग 12, वहां पर आपका संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है, तो इसे भी हम पढ़ेंगे, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये भी पॉइंट यहाँ से परीक्षा में पूछ लेता है। देखिए, हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि स्वतंत्रता के अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में कितनी स्वतंत्रता को उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद 19 में है, 20 में है, अनुच्छेद 21 में है और अनुच्छेद 22 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक है। ऐसे ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की यदि बात करें तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक हैं आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं एक नए प्रश्न की ओर। देखिए, अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा है? अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछ सकता है कि राज्य की परिभाषा में क्या आते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या आता है। केंद्र सरकार आता है और आपका राज्य सरकारें आती हैं, स्थानीय निकाय आता है, नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायतें, ये आपका राज्य की परिभाषा में आते हैं।
भारत की संसद, राज्य विधानमंडल, ये भी राज्य की परिभाषा में आता है। वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण या निजी इकाइयाँ। देखिए राज्य आखिर क्या है? जैसे हम समझते हैं कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, क्या ये राज्य हैं? राज्य को संविधान में क्या से परिभाषित किया गया है? तो जिन राज्य को हम समझते हैं वो राज्य नहीं है संविधान में। संविधान में केंद्र सरकार को भी राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया है, राज्य सरकार को भी, ग्राम पंचायतों को भी, नगर पालिकाओं को भी, सभी क्या हैं? राज्य हैं। यदि आपसे कहे कि LIC कंपनी, ONGC कंपनी आखिर क्या है, तो ये भी राज्य की परिभाषा में शामिल की गई हैं। और वे निजी इकाई, वे प्राइवेट संस्थान जो किसी न किसी प्रकार से केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, तो वो भी राज्य की परिभाषा में शामिल किए गए हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा है? तो अनुच्छेद 12 में आपका राज्य की परिभाषा है। ऐसे बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। तो अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार न्याय समीक्षा योग्य है। देखिए वह कौन सा आर्टिकल है, वह कौन सा अनुच्छेद है जहां कहा गया है कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं, उनकी समीक्षा हो सकती है। ये कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 13 में कहा गया है। और विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, विधि शब्द को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में ही विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि का मतलब है आखिर कानून कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति अपनी अध्यादेश की शक्ति कैसे इस्तेमाल में लाता है, कैसे किसी संसद में, विधानमंडल में विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये सब जो है अनुच्छेद 13 में आपका उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा का उल्लेख है और अनुच्छेद 13 में ही बताया गया है कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के द्वारा रिट जारी करता है। या कहें मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों से संबंधित जो फैसले सुनता है वो अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट वो सुनता है अनुच्छेद 226 के तहत। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि की परिभाषा आखिर कहाँ है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए चलिए चलते हैं अलग प्रश्नों की ओर। देखिए यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य क्या है। अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा, और अनुच्छेद 13 में ही एक बात बताई गई है। क्या बताई गई है? कि मौलिक अधिकार न्यायिक समीक्षा योग्य हैं। ये कहाँ बात बताई गई है? यदि आपके पास ऐसा डाटा है, ये पॉइंट है, तो जरूर जो है आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। चलिए जो है अन्य जो है बातों को समझते हैं। अनुच्छेद 14 की स्टार्टिंग करते हैं। अनुच्छेद 14 क्या है? देखिए समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। आपने पहले भी जो है ये आर्टिकल पढ़े होंगे, मगर इनसे परीक्षा में क्या प्रश्न बनेंगे, केवल उन प्रश्नों को ही समझना है। अनुच्छेद 14 की जो विधि के समक्ष समानता की जो परिभाषा है कि कानून के समान सबको समान जो है अधिकार है, कानून सबके लिए एक समान है, कोई अमीर कोई गरीब, कैसा भी जो वर्ग से जो है व्यक्ति है, सबके लिए कानून एक समान है। तो ये एक समानता की परिभाषा, विधि के समक्ष समानता की परिभाषा दी किसने थी? तो ये परिभाषा ब्रिटिश न्यायवादी A.V. डाइसी के द्वारा दी गई है। देखिए विधि के समक्ष समानता की परिभाषा ब्रिटिश जो है नागरिक, ब्रिटिश बुद्धिमानी A.V. डाइसी के द्वारा दी गई है। अब यदि प्रश्न आए कि विधियों के समान संरक्षण किस देश से लिया गया है, देखिए यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं अनुच्छेद 14 से। तो अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण है, विधियों के समान संरक्षण है और कानून के समान सबको एक समान अधिकार है। तो वो जो है परिभाषा अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका। और ध्यान रखना इसी अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द को भी परिभाषित किया गया है। देखिए व्यक्ति क्या है? भारतीय व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति के मौलिक अधिकार, और किसी कंपनी को भी, या आपका कोई न्यास है, कंपनी है, उसको भी व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया गया है। भारतीय व्यक्ति को, विदेशी व्यक्ति को,
या कोई कंपनी और परिषद को भी व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया गया है। और बात करें किस आर्टिकल की, तो अनुच्छेद 14। देखिए हम जो समझ रहे हैं वो समानता के अधिकार समझ रहे हैं। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार हैं। और क्या अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 14 से विधि के समक्ष समानता की परिभाषा A.V. डायसी ने दी थी, ये भी पहले परीक्षा में पूछा गया है। और विधियों के समान संरक्षण किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मगर इसके कुछ अपवाद भी हैं। कानून के समान एक समानता होनी चाहिए, मगर इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपका कोई भी एग्जाम है तो मौलिक अधिकारों से यहाँ से अपवाद से प्रश्न आपका आएगा, ये कन्फर्म है। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण है। जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं तो उनको जो है कोई भी न्यायालय से जुड़ा मामला या न्यायालय की कार्यवाही उन पर नहीं हो सकती। यदि कोई दीवानी मामला लगता भी है तो 2 माह पहले राष्ट्रपति और राज्यपाल को सूचना दी जाती है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने पद पर हैं तो कोई भी न्यायिक कार्यवाही उन पर नहीं हो सकती। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 361 में। अनुच्छेद 361 के देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। संसद की कार्यवाही से संबंधित यदि कोई विषय वस्तु का प्रकाशन किसी पत्रकार के द्वारा किया जाता है, किसी जो है मीडिया के द्वारा किया जाता है, तो उसको भी अपराध से मुक्ति का प्रावधान किया गया है। दीवानी और फौजदारी मामले दोनों में ही उस पर जो है अपराधों से मुक्ति है। देखिए एक बार और समझिए, अनुच्छेद 361 क्या कहता है कि संसद की कार्यवाही से संबंधित यदि कुछ विषय वस्तु हम जो है मीडिया के द्वारा पत्रकारिता के माध्यम से उसे प्रकाशित करते हैं तो उस प्रकाशन पर कोई भी वाद विवाद नहीं हो सकता। उस जो है प्रकाशन के विरुद्ध जो है कोई भी दंडनीय कार्यवाही किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 105 ये हाल ही में पूछा भी गया था एक एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद में जो सदस्य द्वारा कही गई बात के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कुछ अधिकार हैं अनुच्छेद 105 में। तो ये पूछा जा सकता है कि जो केंद्र के सदन है लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ संसद के द्वारा जो सांसद हैं उसके द्वारा जो कुछ बात कही गई है तो उनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये आपने ध्यान रखना है। अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल में सदन के सदस्य के द्वारा यदि कोई भी बात कही गई है तो बाद में कहीं भी उस बात को लेकर कोई विवाद न्यायालय में नहीं दायर किया जा सकता। तो ये पॉइंट आपके समझने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राज्य विधानमंडल जो आपके एमएलए हैं और एमएलसी हैं उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 105 वो आपके लोकसभा और राज्यसभा के एमपी से संबंधित है। अनुच्छेद 361 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण है। ठीक है। अनुच्छेद 105 ये लोकसभा और राज्यसभा के एमपी से संबंधित है। अनुच्छेद 194 ये आपके एमएलए और एमएलसी को लेकर है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कानून के समान सबको समानता का अधिकार है, मगर जो ये अपवाद है यहाँ से प्रश्न बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए कितना जो है शानदार आपने प्रश्न मिले हैं कि अनुच्छेद 14 में तो और भी बातें थी जो हमने नहीं पता थी पहले, तो ये सारी बातें आपने पता होना चाहिए। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भारत में भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखिए किसी भी व्यक्ति को लेकर, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, यदि धर्म की बात करते हैं, मूल वंश की बात करते हैं, लिंग की बात करते हैं, जन्म स्थान की बात करते हैं, तो इसके आधार पर कोई भेदभाव उस व्यक्ति से नहीं किया जाएगा। मगर इसमें भी एक अपवाद है। देखिए ये अपवाद ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको तो लिखकर प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये आने वाले प्रश्न हैं। परीक्षा में बिल्कुल पहले लगातार पूछे गए प्रश्न हैं, एक एक पॉइंट को समझिए। अनुच्छेद जो है 15 का भाग 4 और अनुच्छेद 16 का भाग 4 जो है आरक्षण को लेकर है। देखिए यहाँ पर धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता।
मगर फिर भी आरक्षण की बात जो है कही गई है। अनुच्छेद 15 के भाग 4 और अनुच्छेद 16 के भाग 4 कुछ जो है पिछड़े वर्ग को आरक्षण की बात कही गई है और उसके बारे में समझते हैं। देखिए मंडल आयोग जो है, मंडल आयोग की बात करेंगे। पहले एक बार अनुच्छेद 16 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जी हाँ, कोई लोक नियोजन का जो विषय है, लोक नियोजन का कोई विषय है, उसके जो है विषय में अवसर की समानता है। बात करें कि कोई भी यदि सरकारी नौकरी में कोई यदि वैकेंसी आती है तो सबको जो है एक समान अधिकार है। ये आपका अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन का कोई भी विषय है तो वहाँ सबको अवसर की समानता है। सबको क्या है? अवसर की समानता। बात करते हैं किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में। मगर फिर भी यहाँ पर आरक्षण का उल्लेख किया गया है 2 आर्टिकल में। अनुच्छेद 15 के 4 में ये यदि पूछा जाए कि आरक्षण का उल्लेख कहाँ है, और अनुच्छेद 16 के भाग 4 में। और ये ध्यान रखना है कि मंडल आयोग के द्वारा सबसे पहले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था 1979 में। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तब द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष आपके बिंदेश्वर पाठक मंडल को बनाया गया था। तो यदि आरक्षण को लेकर कोई आयोग परीक्षा में आता है तो ध्यान रखिए मंडल आयोग पहले भी कई बार पूछा गया है। तो आरक्षण से संबंधित कोई आयोग या कोई समिति बताइए तो उसी का नाम है मंडल आयोग। और जो ये बिंदेश्वर पाठक मंडल थे, इनको द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष। और कब की बात है? 1979 की बात है। उसके बाद में 2 वर्ष तक जो है सरकार चली तो मोरारजी देसाई मंडल आयोग की सिफारिशों को जो आरक्षण को लेकर थी सरकारी नौकरियों में, उसको लागू नहीं कर पाई। उसके बाद में एक समय आता है 1991 का समय आता है जब विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह की सरकार में सरकारी नौकरी में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे कि आरक्षण को लेकर किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 15 का 4 और अनुच्छेद 16 का भाग 4। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कोई समिति या कोई आयोग बताइए जिसने सिफारिश की हो आरक्षण की, तो बना था मंडल आयोग। और मंडल आयोग बना था, ये था द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। जी हाँ, 1979। तो सबसे पहले बना था किसकी सरकार में? मोरारजी देसाई की सरकार में। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि वह प्रधानमंत्री बताइए जिसने सबसे पहली बार नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की शुरुआत की थी। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह वह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिसने सरकारी नौकरी में आरक्षण की शुरुआत की थी। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिल रहे हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। ये वाकई में प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक पॉइंट को समझते रहिए। मौलिक अधिकारों से सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। भाग 17 अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है। देखिए सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। छुआछूत जो था एक जो है छुआछूत के जो है अंत का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 17 में। अब और क्या यहाँ से पूछा जा सकता है? देखिए आज़ादी के बाद जो ये छुआछूत का जो अंत हुआ है तो ये जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के तहत हुआ है और अस्पृश्यता अधिनियम 1976 के तहत हुआ है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कुछ ऐसी परंपराएं थी आज़ादी से पहले कि छूने से बीमारी फैल जाएगी गाँव में देहात में, तो देश आज़ादी के बाद अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। जो ये छुआछूत वाली परंपरा थी इसका क्या कर दिया गया? अंत। मगर यदि ये पूछा जाए कि अस्पृश्यता का अंत किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 और अस्पृश्यता अधिनियम 1976 के तहत किया गया। तो यही इस प्रकार के ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप यहाँ पर डालिए। उसके बाद अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत। देखिए पहले कुछ उपाधि दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, जैसे महाराजा की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, दीवान बहादुर की उपाधियाँ, तो ये उपाधियों का भी अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 में। ध्यान रखिए राज्य, सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि भारत में प्रदान नहीं की जाएगी।
किन उपाधियों को छोड़कर? एक तो सेना की उपाधि और विद्या से संबंधित कोई उपाधि है या कोई सम्मान है तो उसको छोड़कर कोई भी उपाधि धारण नहीं की जाएगी या प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक या विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए जैसे मेयर का पद है, बाहर विदेशों में भी है, और कोई भारत का नागरिक कोई विदेश में यदि मेयर बन जाता है, कोई उपाधि धारण कर लेता है और बिना किसी सूचना के, तो उसे जो है भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। तो उपाधियों का अंत है, जैसे महाराजा, राजा साहिब, दीवान बहादुर, बहुत उपाधियाँ थी तो उसका अंत कर दिया गया। और किस अनुच्छेद के तहत कर दिया गया? अनुच्छेद 18 के तहत कर दिया गया। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है और भी नए फैक्टों को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक था। अब पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुच्छेद 19 जो है उसमें 6 प्रकार के अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के अधिकारों का उल्लेख है? 6 प्रकार के। अधिकार में कौन कौन से अधिकार हैं? ये अनुच्छेद 19 को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, यहाँ से 1 नंबर बिल्कुल कन्फर्म है। अनुच्छेद 19 का भाग 1, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको कहीं भी बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं भी भाषण देने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आपको आज़ादी है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 19 के भाग 1 में है। प्रेस की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। देखिए फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख भी अनुच्छेद 19 के भाग 1 में किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यदि उस पर कोई प्रसारण हो रहा है तो वो भी अनुच्छेद 19 का भाग 1 है। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, कहीं भी प्रदर्शन विरोध करने का अधिकार, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार आपको नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, ये आपने समझना है। ये अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, 2-3 आर्टिकल पूछेंगे कि इनमें से कौन से अधिकार विदेशी व्यक्ति को प्राप्त है और कौन से भारतीयों को। तो अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं वो विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। देखिए ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारण, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, कहीं भी प्रदर्शन विरोध करने का अधिकार, तो ये जो है किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 19 के भाग 1 में है। अनुच्छेद 19 का भाग 2 कहीं भी शांतिपूर्वक सम्मेलन करने के अधिकार को दर्शाता है और निरायुध बिना हथियारों के शांतिपूर्वक आप सम्मेलन करने का अधिकार रख सकते हैं, अनुच्छेद 19 के भाग 2 में। अनुच्छेद 19 का भाग 3 कहता है कि संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का आपको अधिकार है। कहीं भी संघ बनाइए, कहीं भी सहकारी समिति बनाइए। अनुच्छेद 19 का भाग 4 कहता है कि भारत में आपको घूमने का अधिकार है। देखिए भारत में घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता में आता है, मगर विदेश में घूमने का अधिकार वो आपका अनुच्छेद 21 में आएगा। बस ये आपको छोटे छोटे अंतर हैं जो समझने हैं। भारत में निवास करने का अधिकार, आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हो, वो अनुच्छेद 19 की 5 की स्वतंत्रता में है। और अनुच्छेद 19 की जो 6 की स्वतंत्रता है वो व्यापार और कारोबार करने के अधिकार को दर्शाती है। यहाँ पर कुछ भी परीक्षा में पूछ लेता है, जैसे अनुच्छेद 19 की 3री स्वतंत्रता में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 19 की 6ठी स्वतंत्रता में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 19 की 1ली स्वतंत्रता में किसका उल्लेख है? यहाँ से मैचिंग में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रताएं कहाँ लिखी हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर यदि आप कुछ प्रसारित कर रहे हो तो वो भी आपका एक मौलिक अधिकार है। अब ये जो मौलिक अधिकार हैं, जो अनुच्छेद 19 की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ये स्वतः निरस्त भी हो जाती हैं। कब? यदि कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है। जी हाँ, कोई बाह्य आक्रमण यदि होता है, कोई सशस्त्र विद्रोह होता है, तो ध्यान रखिए आपातकाल के समय, अनुच्छेद 352 के समय जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, तो ध्यान रखिए अनुच्छेद 358 में लिखा है
कि अनुच्छेद 19 की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः ही निरस्त हो जाएंगी। स्वतः ही क्या हो जाएंगी? निरस्त। बिना राष्ट्रपति के आदेश के, देखिए यही पॉइंट है समझने का, बिना राष्ट्रपति के आदेश के अनुच्छेद 19 की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः ही निरस्त हो जाती हैं। अब ये बातें लिखी हैं अनुच्छेद 358 में, और जब लगता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 में। तो अनुच्छेद 19 की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी स्वतः निरस्त हो जाती हैं, और कब? राष्ट्रीय आपातकाल के समय और बिना राष्ट्रपति के आदेश के। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो आप जो है बिना सरकार की आज़ादी के कहीं घूम फिर नहीं सकते, कहीं भी आप निवास नहीं कर सकते भारत में, कहीं भी घूमने का अधिकार आपको नहीं होगा, कहीं भी कोई सम्मेलन का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि सड़कें सारी जो हैं आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए खोल दी जाती हैं। जुलूस आप जो है सड़कों पर नहीं निकाल सकते, कोई भी धार्मिक अधिकार जो है, स्वतंत्र अधिकार भी आपसे छीन ले जाते हैं। ये जो अब आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, तो उस समय कोई मीडिया जो है, प्रेस है, उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। यदि कोई भी जो मीडिया है, समाचार पत्र है, केंद्र सरकार जो चाहेगी वो ही प्रकाशित होगा इमरजेंसी में। तो जो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ये आपके निरस्त हो जाती हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपने समझना है। उसके बाद अनुच्छेद 20 को समझते हैं, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 आखिर क्या कहता है, कैसे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं? किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति के विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण है। यदि कोई भी अपराधी व्यक्ति है, तो कोई भी दोषी व्यक्ति है, आप उस पर कोई अतिरिक्त दंड नहीं लगा सकते। ये कहा गया है अनुच्छेद 20 में। ये कहा गया है किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 20 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। किस आर्टिकल में लिखा है? तो लिखा है अनुच्छेद 20 में। किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही या साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो ये भी लिखा है अनुच्छेद 20 में। तो ध्यान रखिए, अनुच्छेद 20 की जो स्वतंत्रताएं हैं वो आपातकाल में निलंबित नहीं होंगी। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ऐसे मौलिक अधिकार हैं, राष्ट्रीय आपातकाल में भी जीवंत बने रहते हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति चाहकर भी इन मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निरस्त नहीं कर सकता। कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? अनुच्छेद 20 की स्वतंत्रताएं हैं और अनुच्छेद 21 की स्वतंत्रताएं हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन राष्ट्रीय आपात में नहीं कर सकता। ये लिखा है अनुच्छेद 359 में। तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा फैक्ट है। एक एक पॉइंट को समझते रहिए, सारे मौलिक अधिकार क्लियर होंगे। अभी तो पढ़ेंगे कि मार्शल लॉ किस आर्टिकल में है, वो पॉइंट भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये क्या है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता? देखिए, गोपालन जो मामला है 1950 का, और मेनका गांधी जो मामला था 1978 का, ये दो मामले आपके प्राइवेसी को लेकर हैं, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को लेकर हैं। केंद्र सरकार चाहकर भी व्यक्ति के दैहिक अधिकारों को या निजता के अधिकारों को, स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों को नहीं छीन सकती। अनुच्छेद 21 में आखिर किन किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? जीवन रक्षा का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार। देखिए, जीवन, अपने जीवन की रक्षा करने का आपको अधिकार मिला है। यदि ये पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 21 में है। विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। निजता का अधिकार, निजता होता है प्राइवेसी, आपको जो है जो निजता का अधिकार दिया गया है वो है अनुच्छेद 21 में। विवाह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। विवाह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध आपको अधिकार है। आपको स्वास्थ्य संबंधी अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का जो है अधिकार है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है। और सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, भी जो है आपका अनुच्छेद 21 में ही है।
तो ये आपने समझना है। अनुच्छेद 21 के में 6 से 14 वर्ष की आयु को बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, जिसके तहत RTE राइट टू एजुकेशन 2009 अधिनियम पास हुआ था। तो ये आपने ध्यान रखना है। अनुच्छेद 21 के में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी है। देखिए, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, एक एक पॉइंट आपने समझना है। कहीं भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों का उल्लेख कहाँ किया गया है, विवाह का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार कहाँ पर है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार कौन सा है, या जीवन रक्षा संबंधी अधिकार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इससे संबंधित 2 वाद हैं न्यायालय के, एक गोपालन मामला और एक मेनका गांधी मामला। देखिए, NGT की स्थापना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भी इसी के तहत हुई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भी 2010 के तहत हुई थी। देखिए, यदि कोई भी ऐसा जो है कंपनी है, ऐसा संस्थान है जिससे प्रदूषण हो रहा है और व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों को छीना जा रहा है, तो NGT उस पर जो है कार्रवाई करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक ऐसा न्यायाधिकरण है NGT जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वो व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों को देखता है। तो बहुत अच्छे जो है क्वेश्चन आपको समझने के लिए मिले हैं और ये हैं आपके अनुच्छेद 21 से। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद और आर्टिकलों को समझेंगे। देखिए, अनुच्छेद 22 क्या कहता है, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 एक ऐसा अनुच्छेद है जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया, अपराध से पहले गिरफ्तारी यदि हो जाए, उस आर्टिकल को ही अनुच्छेद 22 कहा जाता है। जी हाँ, कुछ अपराध करने से पहले कुछ ऐसा आतंकवादी गतिविधियां हैं और कोई साजिश रची जा रही है भारत के विरुद्ध, तो उसके तहत जो है अनुच्छेद 22 में कुछ प्रावधान बताए गए हैं कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कैसे हो। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के बाद दंडाधिकारी के समक्ष जो है प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी की गिरफ्तारी की गई है तो 24 घंटे के अंदर जो है दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो ये बात जो है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 22 में है। निवारक निरोध कानून बनाए गए हैं। निवारक निरोध कानून ऐसे होते हैं जब किसी अपराधी के द्वारा साजिश करने पर ही उसे जो है दंड मिलता है। अपराध ना किया हो, अपराध से पहले कोई साजिश में यदि वो शामिल हो तब उसे दंडित किया जाता है। तो उसके लिए कुछ कानून बनाए गए थे, जैसे मीसा कानून, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में बनाया गया था और इसने ही इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में पूरा कहर बरपाया था मीसा कानून के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में बनाया गया था। बहुत जो है इंपॉर्टेंट अधिनियम है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये कब बनाया गया था, 1980 में। आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप, टाडा कानून बनाया गया था 1985 में, जिसे टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज कहा गया था। पोटा जो कानून है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, वो बनाया गया था 2002 में। देखिए, आतंकवादी गतिविधियों को कम करने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। या कोई भारतीय नागरिक यदि देश के खिलाफ साजिश रचता है, षड्यंत्र रचता है, तब भी NSA कार्य करता है। तो यहाँ से बहुत प्रश्न पूछ जाते हैं। मीसा कानून को पूछ सकता है जिसने इमरजेंसी में कहर बरपाया था, या टाडा को पूछ सकता है, या पोटा को पूछ सकता है। ये कब बने थे कानून? तो NSA तो अभी भी जारी है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम की यदि बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की यदि बात करें, तो ध्यान रखना है ये कब बना था, 1980 में। ठीक है, तो टाडा पोटा के बारे में आपसे पूछा सकता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद समझते हैं और जो है नए प्रश्नों को। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए, बलात्श्रम क्या है, मानव दुर्व्यापार क्या है। मानव का व्यापार नहीं हो सकता, दुर्व्यापार नहीं हो सकता। बलात्श्रम का मतलब है कि बेगार श्रम पर रोक लगाई गई है।
बिना जो है जैसा किसी से आप परिश्रम करा रहे हो और बिना वेतन दिए आप किसी को परिश्रम करा रहे हो, कार्य करा रहे हो, तो उस पर रोक है अनुच्छेद 23 में। बेगार श्रम पर रोक है, बिना वेतन के किसी पर आप परिश्रम नहीं करा सकते, कार्य नहीं करा सकते। जबकि अनुच्छेद 24 थोड़ा अलग है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा गया है। मगर इस अनुच्छेद 24 से और ये प्रश्न जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि भारत में सबसे पहले कारखाना अधिनियम कब बना था। बहुत अच्छा प्रश्न है। 1881 बना था लॉर्ड रिपन के समय, जहां 7 वर्ष से, जी हाँ 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में कार्य करने पर क्या लगाया गया था, प्रतिबंध। ऐसे ही कारखाना अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के काल में बनाया गया था, जहां औरतों को रात्रि में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया था और 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद कारखाना अधिनियम 1911 बनाया गया लॉर्ड होर्डिंग के समय। और ये जो है इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला कारखाना अधिनियम कब बना था, 1948 में। बाल श्रम अधिनियम ये जो है 1986 में बनाया गया था और 2016 में संशोधित हुआ था। देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो आपका ये वाला बहुत इंपोर्टेंट है, बाल श्रम अधिनियम 1986 में बना था, 2016 में संशोधित हुआ था। पहला और दूसरा कारखाना अधिनियम आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय बना था और दूसरा कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के समय बना था। आज़ादी के बाद पहला कारखाना अधिनियम, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, 1948 में बना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखिए और समझते हैं अनुच्छेद 25 में। देखिए 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यदि पूछा जाए अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक पूजा या परंपरा या सिख द्वारा कृपाण धारण करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 25 में है। आप धार्मिक पूजा कर सकते हैं, अंतःकरण के द्वारा किसी भी धर्म को अपना सकते हैं जो आपका अंतःकरण कहे, या सिख द्वारा कृपाण जो धारण करते हैं सिख, वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संप्रदाय के अधिकार को बताता है। देखिए व्यक्ति से संबंधित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 है, जबकि उनके संप्रदाय जो है उससे संबंधित अधिकार अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा के अधिकार को बताया गया है। ऐसे ही अनुच्छेद 29 जो है 29 है, नागरिकों को अपनी बोली। देखिए अनुच्छेद 29 जो है वो संस्कृति संबंधी अधिकार को दर्शाता है। शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार ये आपके अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में है। यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। देखिए इन आर्टिकलों पर विशेष ध्यान किसी का नहीं जाता है, तो इसलिए यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ये बात किस आर्टिकल में कही गई है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, अनुच्छेद 29 है। धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार भी अनुच्छेद 19 में ही कहा गया है। अनुच्छेद 30 अनुच्छेद 30 में सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छे आर्टिकल हैं। सिख द्वारा कृपाण धारण करना और अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल जो है 29, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी आर्टिकलों का। उसके बाद कुछ नए प्रश्न समझेंगे। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार आखिर क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 26 में आपका हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। देखिए यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आपके जो है
वो जो है न्यायालय के द्वारा सुनवाई वहाँ पर होगी। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, वो अनुच्छेद 32 में कहा गया है। देखिए, पहले जिला अदालतें होती हैं, उसके बाद हाई कोर्ट होता है और उसके बाद होता है सुप्रीम कोर्ट। तो यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप अपनी सुनवाई डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय कैसे मौलिक अधिकारों पर सुनवाई करता है उस बात को दर्शाया गया है, जबकि अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट जब मौलिक अधिकारों पर सुनवाई करता है तो उसको आपको दर्शाया गया है। तो यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सभी न्यायालय रिट जारी करने का अधिकार रखते हैं तो वो प्रश्न गलत होगा। केवल सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है और हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि जो सशस्त्र बल हैं, पुलिस बल है या खुफिया एजेंसी है, उनके कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मगर यदि कोई पुलिस बल में भर्ती हो जाता है या कोई खुफिया एजेंसी में भर्ती हो जाता है तो उसके कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। वो देश की सुरक्षा का आंतरिक मामला होता है, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए आपको अनुच्छेद 33 में कुछ बातों को पढ़ना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है कि यदि कोई पुलिस बल में गया है तो उसके मौलिक अधिकार, कुछ बोलने की स्वतंत्रताएं हैं, उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जाता है और वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? वो लगता है अनुच्छेद 33 के तहत। बहुत अच्छा पॉइंट है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया है। मार्शल लॉ को ही सेना का कानून कहा गया है। मार्शल लॉ को ही सेना का कानून कहा गया है। जैसे आपने पता भी होगा कि जम्मू कश्मीर में मार्शल लॉ आपका लगता ही रहता है। भारत में मार्शल लॉ कहीं भी लग सकता है। मार्शल लॉ का मतलब है जब भारत के किसी हिस्से को सेना अपने हाथों में ले ले सुरक्षा कारणों के लिए, तब वहां पर सेना का कानून लागू होगा। तो सेना के कानून में व्यक्ति के बाहर घूमने के अधिकारों को या भाषण देने के अधिकारों को या कहीं पर संघ बनाने के अधिकार को, समिति बनाने के अधिकार को छीन ले जाता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि मार्शल लॉ जो है सेना का कानून किस अनुच्छेद में परिभाषित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 33, सशस्त्र बल में यदि आप शामिल हो जाते हैं, पुलिस बल में शामिल हो जाते हैं तो आपके कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और अनुच्छेद 34 जो आपका मार्शल लॉ है और आपका सेना का कानून है, तो यह ध्यान रखिए ये किसी भी हिस्से पर लग सकता है। जहां पर सुरक्षा की बात हो तो वहां पर सेना अपने हिसाब से ही सारा प्रशासन देखता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्शल लॉ, और वो किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 34 में है। अब बात करते हैं 35 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संसद की शक्ति। देखिए, केंद्र के जो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, राज्य के पास जो है वो शक्ति नहीं है कि यदि किसी मौलिक अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाया जाए तो उससे संबंधित कानून बनाने की शक्ति केवल आपके केंद्र के सदन को है, लोकसभा को है और राज्यसभा को है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 35 भी यदि पूछा जाए परीक्षा में कि मौलिक अधिकारों को अधिक प्रभावी संसद जो है बना सकती है, वह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो लिखा गया है अनुच्छेद 35 में। देखिए, जितने भी आपसे जो है प्रश्न बताए गए हैं, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे विभाग किस अनुच्छेद में है, उसकी बात पूछी गई है, एक एक पॉइंट अपने आप में समझने लायक है। तो मिलते हैं नीति निर्देशक तत्वों की एक नेक्स्ट वीडियो में। यदि सभी प्रश्न आपको, सभी तथ्य पसंद आए हैं तो वीडियो को कम से कम लाइक कीजिए, किसी न किसी ग्रुप में शेयर कीजिए, और मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।